उत्पादन का निर्धारण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखना ये चाहते हैं पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताएं क्या हैं। प्रतियोगिता, पहली टॉपिक हम लोग इसमें देखना चाहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। जैसा कि कल हम लोग देखे थे कि जो बाजार के वर्गीकरण देखे थे तो उसमें थोड़ी बात हम लोगों ने पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में की थी कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार होता क्या है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार वह होता है जिसमें कोई एक व्यक्तिगत क्रेता या विक्रेता वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। जो कोई भी होगा एक अकेले कोई नहीं कर सकता। जैसे हमने कहा कि जब एक गेहूं के उत्पादक कोई भी एक किसान होगा, अगर वो चाहे कि गेहूं का मूल्य 18 रुपये से बढ़ा के हम 20 रुपया ले लें तो नहीं ले पाएगा, क्योंकि गेहूं के बहुत सारे लाखों क्या करोड़ों उत्पादक हैं, उसमें किसी एक का जो होगा उत्पादन की मात्रा होगी बहुत थोड़ी होगी। जैसे वह इसी तरह से है, जैसे एक समुद्र से हम एक मग पानी निकाल लें, सोचें उसका जल स्तर कम हो जाएगा, तो ऐसा आपको देखने में नहीं मिल पाएगा। उसी तरह से पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जो क्रेता और विक्रेताओं की संख्या होती है वो अत्यधिक होती है बहुत। तो ये पहली विशेषता इसकी होती है, क्रेता एवं विक्रेता की संख्या जो है, इसकी संख्या अत्यधिक होती है। इसकी पहली विशेषता यही है पूर्ण प्रतियोगी बाजार की, जिसमें बहुत सारे क्रेता विक्रेता होते हैं, बहुत अधिक संख्या में होते हैं, इसलिए जो है उनका कंट्रोल जो है मूल्य पर नहीं होता है। तो मूल्य पर नहीं होता है तो ये भी हमारे दिमाग में आएगा कि फिर मूल्य का निर्धारण कौन करता है। मूल्य का कोई न कोई निर्धारण तो करता होगा। तो मूल्य का निर्धारण जो होता है वो जो है उद्योग के द्वारा होता है, और उत्पादन का निर्धारण जो है फर्म के द्वारा होता है। अब उद्योग क्या है, पहले तो इसको आप हम समझेंगे कि उद्योग किसे कहते हैं। उद्योग से हमारा तात्पर्य है कि एक तरह की वस्तु जो बनाते हैं बहुत सारे उत्पादक, वो जो फर्म है वो बनाते हैं, उनकी जो पूरी सप्लाई है सभी की, व्यक्तिगत फर्म जो होगी, जैसे एक किसान है गेहूं का उत्पादन कर रहा है तो बहुत सारे लाखों किसान गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। जो लाखों किसान गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं उनकी जो वस्तु का वो सप्लाई कर रहे हैं, और कुछ उस गेहूं की मांग भी होगी। तो जो मांग है और जो पूर्ति है उसके द्वारा जो है मूल्य का निर्धारण उद्योग द्वारा होगा। अर्थात एक तरह की जो वस्तु का निर्माण हो रहा है उसके पूरी जो है उसकी पूरी जो मात्रा को हम लोग अगर जोड़ दें तो उसकी वो मांग हो जाएगी। अगर उसके मांग को जोड़ देंगे और जितना सप्लाई हो रही होगी उसकी सारी पूर्ति को जोड़ देंगे तो वो समग्र पूर्ति हो जाएगी। और वो जो पूर्ति होगी, मांग होगी, वो उद्योग के द्वारा, जो उद्योग होगा उसके द्वारा जो है इसका मूल्य का निर्धारण होगा। तो फर्म का काम क्या है, चूँकि बहुत सारे फर्में हैं इसलिए कोई एक तो मूल्य का निर्धारण कर नहीं पा रही है, तो फर्म क्या करेगी, केवल मूल्य को स्वीकार करेगी। जो फर्म होगी वो दिया हुआ जो मूल्य होगा, जो उद्योग द्वारा निर्धारित होगा, उसी मूल्य को स्वीकार करेगी। तो करेगी क्या, मूल्य तो स्वीकार कर लेगी, अपने उत्पादन को जो है वो कम या ज़्यादा कर सकती है। तो उसको अपने उत्पादन को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगी। उत्पादन को निर्धारित करने का काम फर्म करेगी और मूल्य के निर्धारित करने का काम उद्योग करेगा। इस तरह से हम लोग देख लीजिए कि जो है क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या होने का परिणाम क्या होता है। इसके परिणाम यही होते हैं कि जो फर्म होती है वह उसका मूल्य पे कोई नियंत्रण नहीं होता है, वो केवल मूल्य को स्वीकार करेगी। इस तरह से जो उसका मार्जिनल रेवेन्यू है और इक्वल टू होगा एवरेज रेवेन्यू। ये इस पे हम लोग AR, MR या प्राइस इसको दिखा सकते हैं प्राइस के रूप में, OP। अब ये प्राइस जो OP है, फर्म इसी पे जो है अपने उसको की कीमत दी हुई है, कीमत OP के बराबर निर्धारित है।
क्योंकि वो फर्म जो है मूल्य का निर्धारण तो कर नहीं पा रही है। तो अब इसमें वो अपने केवल उत्पादन की मात्रा का ही, इस पे हम लोग उत्पादन दिखा रहे हैं, प्रोडक्शन। तो इसमें तो केवल वो क्या कर पा रही है, केवल जो है उत्पादन को निर्धारित करने का काम करेगी, क्योंकि उसकी मांग, इसी को जो AR होता है, इसी को हम इसको डिमांड भी कहते हैं, फर्म की डिमांड भी कहते हैं। ये तो इसका अनंत हो जा रही है, फर्म की जो मांग है वो अनंत लोच की हो जा रही है। लोच हम लोग जो पढ़े थे ना कि अगर इस तरह से हो जाएगी तो लोच अनंत हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी तो 0 हो जाएगी, पढ़ा था ना। तो ये अनंत लोच की होने का मतलब ये हुआ कि आपका जो है मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। ये चीज़ एक पहली विशेषता इसकी ये हो गई कि जो है फर्म की संख्या, क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक है। इसको मिटाएं। अब हम लोग दूसरी विशेषता को देखते हैं। दूसरी इसकी विशेषता है सहजाति उत्पाद एवं मूल्य विभेद नहीं। एक विशेषता इसकी यह है कि जो इसके उत्पाद होंगे, जो भी इसके उत्पाद होंगे, जो पूर्ण प्रतियोगी अगर बाजार होगा तो उसके जो उत्पाद होंगे वो एक दूसरे के होमोजीनस होंगे, एकदम सहजाति, देखने में एकदम बिल्कुल एक तरह के होंगे, उनका टेस्ट भी एक तरह का होगा, उनका मात्रा भी एक तरह की होगी, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। वस्तु विभेद इसमें पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं होता है। वस्तुएं देखने में, उसका उपयोग में, उसके जो उपयोगिता उसको खाने से मिलेगी, वो सारी चीज़ें समान होनी चाहिए, तभी उसको हम बोलेंगे कि ये होमोजीनस प्रोडक्ट है, सहजाति उत्पाद है। जैसे गेहूं है, 10 खेत का गेहूं ले आके एक में मिला दिए तो आपको पता चल पाएगा कौन सा गेहूं किस खेत का है? नहीं पता चलेगा, क्योंकि एक तरह का है गेहूं जो है, सहजाति हो जाए, चाहे इस खेत में बोइए चाहे उस खेत में, जब दोनों को मिलाएंगे तो एक जैसा ही दिखेगा। तो उत्पाद एकदम बिल्कुल एक तरह के होने चाहिए, तभी तो जो है मूल्य विभेद नहीं होगा, तभी तो उस पर उसका नियंत्रण नहीं होगा मूल्य पे, क्योंकि एक ही तरह की वस्तु होगी, उसमें कोई किसी से वरीयता में कोई बात होगी नहीं, कोई वरीयता पाएगा नहीं, मूल्य निर्धारित कर नहीं पाएगा, क्योंकि गेहूँ आपका जैसा वैसा हमारा, आपका वैसे सबका गेहूँ है। इसलिए जो है ये पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता में ये विशेषता भी है कि उसके जो उत्पाद होते हैं वो सहजाति होते हैं, एक तरह देखने में बिल्कुल एक जैसे होंगे, और उपभोग करेंगे तो उसकी उपयोगिता भी लगभग एक तरह की सारी चीज़ें होंगी। अब बात आती है कि आ जाइए, ये वस्तु विभेद होगा, मूल्य विभेद नहीं बल्कि वस्तु विभेद। वस्तु विभेद से क्या मतलब होता है? जैसे हम लोग बात करते हैं कि वस्तु विभेद की बात आती है तो जैसे वो तो आवश्यकता तो एक ही तरह की पूरी करती है, आवश्यकता तो हमारी वो एक ही तरह की वो भी पूरी करती है, लेकिन वो प्रोडक्ट में कुछ न कुछ अंतर होता है। जैसे हम लोग पेस्ट की बात करते हैं, क्लोजअप से भी हमारा दांत साफ होता है, कोलगेट से भी साफ होगा, पतंजलि के बाद जो दंत कांति उससे भी होगा, इनोफार्म से भी होगा, डाबर लाल से भी होगा, सबसे हमारा दांत तो साफ होगा। हम उसको टूथपेस्ट के रूप में लेंगे, लेकिन उसमें आप कलर में देखेंगे, उसके टेस्ट में देखेंगे, कुछ न कुछ अंतर रहेगा। वो निकट स्थानापन्न होंगे, एक के स्थान पर दूसरे का उपयोग संभव होगा, लेकिन उनमें उनके प्रोडक्ट में कुछ न कुछ अंतर जरूर होगा। उसके पैकेजिंग में देखेंगे, सब कुछ में कुछ न कुछ अंतर आपको दिखेगा, लेकिन हमारा काम वही करेगा, काम तो वही करेगा, पेस्ट का ही काम कर रहा है, लेकिन उसका कलर, उसका टेस्ट और ये सब चीज़ें, उसकी पैकेजिंग, इसमें अंतर आपको आ जाता है। अगर इस तरह की वस्तु होती है तो उसको हम लोग कहते हैं वस्तु विभेद, वस्तु डिफरेंट हो जाती है। इस तरह की वस्तुएं जो आपको देखने को मिलेंगी जब आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग उसकी बात करेंगे। अभी यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं कि जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार होगा उसमें वस्तु विभेद नहीं होगा, वस्तुएं एक जैसी ही होंगी। जैसा कि हमने बात किया है कि सहजाति उत्पाद ही होंगे, अगर उसमें अगर डिफरेंट होगा तो फिर पूर्ण प्रतियोगी बाजार आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर उसको मूल्य निर्धारित करने की भी कुछ न कुछ प्राथमिकता मिल जाती है अगर उसका वस्तु अलग होगा तो। लेकिन वस्तु सेम है, गेहूँ सेम है, चाहे इस खेत से लीजिए चाहे उस खेत से, अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जो है उसके मूल्य में जो है आप बहुत बदलाव नहीं कर सकते, कोई बदलाव नहीं कर सकते। क्योंकि अगर 1800 रुपया क्विंटल चल रहा है तो आप 1900 बेचने की कोशिश करेंगे तो कोई खरीदने वाला आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सबको पता होता है। अब हम लोग तीसरी
तीसरी जो इसकी विशेषता है उसकी बात करते हैं। इसकी तीसरी विशेषता है फर्मों का प्रवेश। फर्मों का प्रवेश एवं फर्मों का प्रवेश एवं निष्कासन स्वतंत्र होना चाहिए। इसकी एक विशेषता ये भी है कि फर्मों का प्रवेश एवं निष्कासन स्वतंत्र, जो जब निकलना चाहे एंट्री और एग्जिट दोनों चीज़ें फ्री होनी चाहिए, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जो भी गेहूं का उत्पादन करना चाहता है तो आके उत्पादन करे, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। या जो नहीं करना चाहता है, गेहूं का उत्पादन छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ भी सकता है, उसकी मर्जी। तो इसमें जो है फर्म प्रवेश करना, फर्म को किसी भी उत्पादन में, जो अगर गुड़ पत्तों की बाजार होगा तो उसमें जब चाहे सरल रूप से, स्वतंत्र रूप से वो उसमें प्रवेश कर सकता है, अर्थात जो चाहे वो भी उत्पादन वही उत्पादन कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं होगी। और अगर वो छोड़ के जाना भी चाहता है तो उस पर किसी तरह की रोक टोक नहीं होगी। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, इससे गुड़ पत्तों की बाजार कैसे निर्धारित होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि जब कभी उद्योग में जो है असामान्य लाभ की स्थिति होगी, असामान्य लाभ की स्थिति होगी, तो फर्मों का प्रवेश होगा। ज़्यादा किसी भी सेक्टर में लाभ अधिक होगा तो उस सेक्टर में लोग जाते हैं। जिस सेक्टर में लाभ ज़्यादा मिलने की संभावना होती है उस सेक्टर में सभी लोग अपना, जो निवेशक होता है वो पैसा लगाना चाहता है। तो असामान्य लाभ होगा जिस सेक्टर में, उसमें जाएंगे लोग, प्रवेश होगा। प्रवेश होगा, धीरे धीरे जब संख्या बढ़ेगी, उत्पादकों की संख्या बढ़ेगी तो अंततः क्या हो जाएगा, सामान्य लाभ की स्थिति बन जाएगी। क्योंकि प्रवेश तब तक बढ़ता रहेगा, ये जो प्रवेश है फर्मों का, ये तब तक होगा जब तक कि ये जो असामान्य लाभ है खत्म होकर सामान्य लाभ में न बदल जाए। बात समझ में आई? जो भी फसल होगी, चाहे जो भी उत्पादन होगा, उसमें अगर लाभ ज़्यादा मिलने की संभावना होगी जिस उद्योग में, उसमें लोग ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं। भाई कोई भी उद्यमी अपने लाभ की प्रेरणा से ही काम करता है। तो अगर ज़्यादा जहाँ लाभ मिल रहा होगा वहाँ पे ज़्यादा फर्में काम करने जाएंगी, और ज़्यादा लोग जाएंगे तो ज़्यादा उत्पादन होगा, तो उसका प्रभाव क्या होगा, सप्लाई जो है बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड अगर उसी तरह से रही तो क्या होगा, मूल्य में कमी आएगी ना। जैसे इसको देखिए, इस तरह से आप इसको देखिए, अगर ये डिमांड ये स्थिर है, सप्लाई पहले S1 थी, डिमांड D1 थी, अब सप्लाई जो है ये घटेगी, ऊपर की जाएगी, तो ऐसे नहीं, रुकिए, ये डिमांड को हमने प्रभावित किया ना, इससे नहीं सेट होगा। रुकिए, ये देखिए हमारा डिमांड है, एक सप्लाई ये है S1, ये है S1, ये होगी S2। अब देखिए मूल्य यहाँ पे था, P था, मूल्य गिर करके दूसरी बार में अगर देखा जाए तो ये P1 था, ये हो जाएगा P2 और कम हो जाएगा। ये उत्पादन जो है पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगा। देख रहे हैं ना, अगर डिमांड स्थिर है, D1 के रूप में स्थिर है, तो फर्मों का प्रवेश होगा, फर्में बढ़ेंगी, फर्में बढ़ेंगी तो उससे क्या होगा, उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी तो क्या होगा कि मूल्य में कमी आ जाएगी। तो जो लाभ दिखाई ज़्यादा दे रहा था, सामान्य लाभ की स्थिति बन रही थी, वो घट के सामान्य लाभ में बदल जाएगा आने वाले समय में। तो इस तरह से जो है, अगर कभी ऐसा हो कि हानि की स्थिति हो, अगर हानि की स्थिति होगी, मान लेते हैं कि हानि की स्थिति है किसी उद्योग में, तो उसमें फर्म क्या होगी, उससे बाहर जाएंगी। उससे क्या होगा, हानि अगर होगा किसी उद्योग में, हानि की स्थिति होगी, तो जो फर्म जो है बियर नहीं कर पाएगी हानि को, जो उसको नहीं कर पाएगी, तो क्या करेगी, उसमें से निकल के भागेगी, छोड़ेगी। उसकी आर्थिक वित्तीय स्थिति इस तरह की नहीं होगी बहुत लंबे समय तक वो हानि को बियर कर पाए, तो क्या करेगी, अंततः वो जो है उद्योग को छोड़ेगी। उद्योग को छोड़ेगी तो क्या होगा, सप्लाई जो है कम होगी।
अगर किसी उद्योग में हानि की स्थिति है तो उसमें से फर्में छोड़ के भागने लगेंगी। अगर ये भागने लगेंगी, देखेंगे सप्लाई ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, अर्थात सप्लाई घट जाएगी। सप्लाई घटेगी तो कीमत क्या होगी, बढ़ जाएगी। फिर जो है सामान्य लाभ की स्थिति पुनः बहाल हो जाएगी। दोनों तरह से होगा। अगर असामान्य लाभ होगा अब नॉर्मल प्रॉफिट हुई तो उसमें फर्मों का प्रवेश होगा। अगर किसी उद्योग में लॉस की स्थिति है, हानि की स्थिति है, तो उसमें फर्में छोड़कर जाएंगी। तो जब छोड़ के जाएंगे तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो कीमत बढ़ जाएगी। फिर जो है पुनः जो है संतुलन, सामान्य लाभ की स्थिति में संतुलन आ जाएगा। इसलिए फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश स्वतंत्र और बाहर जाना भी स्वतंत्र होता है। अब इसके बाद एक आता है चौथी जो पॉइंट है, पूर्ण ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज। चौथी इसकी विशेषता है पूर्ण प्रतियोगिता की कि पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। पूर्ण ज्ञान से क्या मतलब है? पूर्ण ज्ञान से यहाँ पे ये मतलब है कि जो क्रेता है, खरीदने वाला है, उसको पता है कि विभिन्न बाज़ारों में मूल्य, गेहूं का मूल्य या जिस वस्तु का हम लोग देखना चाहते हैं, चाहे किसी भी वस्तु की, जिस वस्तु का हम लोग पूर्ण प्रतियोगी बाजार देखना चाहते हैं, उसका मूल्य कितना है, उसको नॉलेज है। उसको सब नॉलेज है कि 1800 रुपया क्विंटल है, तो उसको सब पता है कि 1800 है। तो उसको परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए कि विभिन्न मार्केट में क्या है, क्या स्थिति है, उसको पूरी कंडीशन उसको पता है, जो खरीदने वाला है। उसी तरह से बेचने वाले को भी पता है, उसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता कि 1800 नहीं है तो 1500 बिक रहा है, तुम दे दो हमको। कोई भी व्यापारी जाएगा इस तरह से कह सकता है, लेकिन उसको नॉलेज होना चाहिए कि नहीं 1800 रुपया क्विंटल चल रहा है दाम, तो उसी पे उस वस्तु को देगा। तो ये परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होगा तभी, नॉलेज ही नहीं होगा तो कोई बेवकूफ़ बना के चला जाएगा, या कोई ज़्यादा मूल्य या कम मूल्य लेके चला जाएगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन पूर्ण प्रतियोगी बाजार की ये मानता है कि वहाँ पे परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए उसको। तो ये दोनों के लिए है, ये क्रेता और विक्रेता दोनों के लिए होगा। क्रेता के लिए भी परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए और विक्रेता को भी, दोनों को पूर्ण नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। उसकी वस्तु का मूल्य क्या है, जो बेच रहा है उसको पता होना चाहिए क्या मार्केट में है, उसको मार्केट की सारे मार्केट की जानकारी है। उसी तरह सारी जानकारी, इसको संबंधित जानकारी सारी जो है क्रेता को भी है। अब 4 हुआ, 5वां है, 5वां है जो है साधनों की पूर्ण गतिशीलता। साधनों की रहेगा ना, साधनों की पूर्ण गतिशीलता। इसमें आप जो बात कर रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे जो परफेक्ट कंपटीशन में क्या इसका मतलब निकलता है कि मान लीजिए किसी उद्योग से फर्म निकलेगी तो उसको क्या होगा कि उसके साधन वहाँ से हटेंगे ना, तो दूसरे जगह जहाँ लाभ होगा वहाँ पे लेके साधन जाके लगाएगा। तो जो साधन है एक उद्योग से दूसरे उद्योग में जाने के लिए मोबिलाइज, मतलब वो गतिशील होने के लिए होना चाहिए था। एक रोजगार छोड़ के दूसरा रोजगार में काम कर सकता है, उसको पैसे से मतलब है। तो इससे क्या होगा कि सभी साधनों को उसके सीमांत उत्पादकता के बराबर, उसको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो उसकी होगी उसके बराबर उसको मिलेगा पैसा। जहाँ पे कम मिलेगा वहाँ से छोड़ के वो चला जाएगा, दूसरे रोजगार में चला जाएगा। अब यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है कि वो केवल पढ़ाना ही जानता है, खेत में काम करना नहीं जानता है। सब कुछ वो जानता होगा तभी तो होगा। मोबिलाइज कैसे होगा? एक उद्योग से छोड़ के दूसरे उद्योग में, एक रोजगार से छोड़ के दूसरे रोजगार में जा सकता है, तो जाने का मतलब उसको सारे क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए, तब ना जा पाएगा। अगर वो सिलाई नहीं कर पाएगा, सिलाई में बहुत पैसा मिल रहा होगा तो क्या करेगा? बीटेक मान लीजिए आप जाना चाहें, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला जो काम करना चाहें तो आपको उसको काम को जानकारी ही नहीं है। आप तो चाह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला काम हम भी करें, हमको भी पैसा मिले, लेकिन नहीं आप जानते तो कैसे करेंगे? लेकिन यहाँ पे ये माना जाता है कि आप सब काम जानते हैं, तभी तो पूर्ण उसका जो है परफेक्ट मोबिलाइजेशन होगा, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा। साधन कहाँ से गतिशील हो पाएगा? लेकिन यहाँ पे जो मान्यता है, उस मान्यता के अंतर्गत ये है कि उसको साधन पूरा गतिशील हो सकता है।
गतिशील होगा तो एक उद्योग को छोड़ के दूसरे उद्योग में जब फर्म जाएगी तो साधन भी उसके साथ गतिशील हो जाएगा, चला जाएगा, दूसरा काम करने लगेगा। और छठी जो इसकी विशेषता है, परिवहन लागत शून्य, या है या नहीं, मतलब करने का मतलब आप कह सकते परिवहन लागत नहीं है या परिवहन लागत शून्य है। अब इसका क्या मतलब है, इससे क्या होगा, मूल्य सब कुल मिला के बात यही होगी कि जिससे मूल्य जो है स्थिर हो जाए। जितनी भी आप विशेषताएं देख रहे हैं उन विशेषताओं का अंतिम निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, उसका मूल्य जो है स्थिर करने की बात है, मूल्य स्थिर हो जाएगा। इन सब मान्यताएं होंगी तभी मूल्य स्थिर होगा, नहीं तो स्थिर होगा ही नहीं। क्योंकि अगर राजा तालाब में गेहूं की कीमत 18 रुपया किलो है और रोहनिया में जाएं तो पता चलेगा कि वहाँ पे मान लेते हैं कि वहाँ पे 17.5 रुपया है, तो यहाँ से वहाँ तक जाने कुछ कास्ट तो आएगी, परिवहन लागत तो कुछ आएगी। या हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में 18 रुपया है, अगर तमिलनाडु में जो है 15 रुपया है, तो आप तुरंत वहाँ चले जाएंगे लेने के लिए। अरे उसमें आप कास्ट अपना जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, कि जो वहाँ से ले आने में बस को कितना पैसा लगेगा। लेकिन यहाँ पे मान लिया जाता है कि परिवहन लागत शून्य है, कोई परिवहन लागत नहीं है, तभी तो सब जगह मूल्य समान हो पाएगा। मूल्य में समानता, परिवहन लागत रहेगी तो समानता आएगी नहीं, कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, जहाँ पे उत्पादन हो रहा है वहाँ पे कम होगा, कहीं दूसरी जगह पे ज़्यादा, ऐसा आप देखते भी हैं, समान तौर पे दिखाई भी देता है आपको। लेकिन ये इसकी मान्यता है कि परिवहन लागत को ये नहीं जोड़ता है, कहता है परिवहन लागत कोई नहीं है, तभी जो है समानता, मूल्य में समानता निर्धारित हो पाएगी, नहीं तो निर्धारित नहीं हो पाएगी। जहाँ पे वस्तु नज़दीक में होगी, बन रही होगी, वहाँ पे सस्ती हो जाएगी, दूसरी जगह जाएगी तो वहाँ परिवहन लागत आ जाए, ऐड हो जाएगी। जैसे आप संतरा देखते हैं, प्याज देखते हैं, जो पूना के प्याज अभी ठंडी में आ रही है, वहाँ पे देखेंगे तो उसका मूल्य बहुत कम होगा, हमारे यहाँ आते आते उसका मूल्य बढ़ जाता है क्योंकि परिवहन लागत है। तो कोई भी चीज़ होगी, जब कश्मीर से सेब आ रहा होगा, कश्मीर में जाएंगे या हिमाचल में जाएंगे तो सेब की कीमत कम होगी, यहाँ पे आप आएंगे तो सेब की कीमत ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्ट कास्ट है, उसके बीच में जो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जो उसको वो कर रहे हैं, व्यापारी जो लगे हुए हैं उनको भी कुछ चाहिए। इस कारण से जो है कीमतें समान नहीं हो पाती। तो इसी को दूर करने के लिए, उस समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पे मान लिया गया है कि परिवहन लागत शून्य है। इसके अलावा कोई और है किसमें, किताबों में कुछ और है? हस्तक्षेप रहित नीति अर्थात स्वतंत्र व्यापार नीति, ये वाला है। वस्तु की केवल एक कीमत नहीं, वो सारी चीज़ें हो गई हैं, कहीं न कहीं से वो हो गई हैं सारी चीज़ें। तो अब हम लोग इसके विशेषताओं की बात हो गई, पूर्णपतों की बाजार की विशेषताएं क्या है, जिसको हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। अब हम लोग देखेंगे कि वो तो सब हो गया, पूर्ण प्रतियोगी बाजार के बारे में तो बताया ना क्या होगा। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। अब इसमें क्या, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में मूल्य निर्धारण, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि मूल्य निर्धारण कैसे होता है। आपने दो चीज़ों को देखा था पहले, जो हम लोग इसके पहले पढ़ रहे थे तो आप देख रहे थे कि जो है लाभ कैसे निर्धारित होता है, उसका जो टोटल रिवेन्यू होता है माइनस टोटल कास्ट, इसी का अंतर जो है लाभ होता है, आपने देखा था। या इसको हम लोग कहते थे कि जो जितनी मात्रा का उत्पादन हो रहा है, जितनी कीमत पे बेच रहा होगा उसका गुणा कर दें, और उसमें से अगर इसमें से हम जो है उसके कास्ट को घटा दें, टोटल कास्ट को अगर इसको घटा दें तब भी हमको उसका लाभ पता चल जाएगा। इसको अगर लाभ के रूप में हम लोग दिखाएं तो इस तरह से लाभ पता चल जाएगा। अब दो चीज़ें हो गई, एक तो ये हो गया कि ये कीमत हो गई मूल्य, और एक हो गया ये उत्पादन। तो फर्म का लाभ, इसका मतलब कि फर्म का लाभ जो है उत्पादन पे भी निर्भर कर रहा है और कीमत पे भी निर्भर कर रहा है, दो चीज़ों पर निर्भर करेगा किसी भी फर्म का लाभ। तो हमको जो है, हमने जैसा कि बात किया कि फर्म के लाभ की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें दो चीज़ों पर निर्धारित हो रहा है। लेकिन आप जैसा कि आप पहले भी हम लोग बात चर्चा किए कि मूल्य का निर्धारण जो है उद्योग द्वारा होगा,
और उत्पादन का निर्धारण जो है फर्म द्वारा होगा। उसको अपना लाभ अधिकतम करना है तो मूल्य तो निश्चित है, दिया हुआ होगा जो उद्योग निर्धारित करेगा। तो अपने उत्पादन को समायोजित करने का प्रयास करेगा, उसको संस्थिति में ले आने का प्रयास करेगा, संतुलन में ले आने का प्रयास करेगा, जिससे उसका लाभ अधिक हो सके या हानि न्यूनतम हो सके। दोनों चीज़ें हैं। अगर हानि हो रही हो तो अपने हानि को न्यूनतम करने की कोशिश करेगा, लाभ हो रहा होगा तो लाभ को अधिकतम करने की कोशिश करेगा। तो मूल्य निर्धारण की पहली ये जो चीज़ है, ये पी वाला जो है, इसको हमको जानने के लिए तो हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि मूल्य निर्धारित होगा कैसे, उद्योग द्वारा होगा, ये तो हम लोग जान गए। तो इसमें मूल्य निर्धारण में देखिए, अगर हम लोग आर्थिक विचारों के इतिहास को उठा के देखें, जो आर्थिक विचारों का इतिहास है, मतलब जो अर्थशास्त्र विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने जो बात किया है, तो शुरुआती जो अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ, यहाँ से लेकर रिकार्डो तक के, इन लोगों का मानना था कि जो मूल्य का निर्धारण होता है वो जो है उत्पादन लागत के द्वारा होता है, प्रोडक्शन कास्ट। एडम स्मिथ से लेकर जो क्लासिकल अर्थशास्त्री, उनका यही मानना है कि मूल्य को निर्धारित करने का जो चीज़ है जिसके द्वारा निर्धारित होगा वो जो है उत्पादन लागत के द्वारा होगा। जिस वस्तु की जितनी लागत होगी उसी के हिसाब से उसका मूल्य होगा। अगर ये डस्टर 10 रुपया में बन रहा होगा तो इस पर कुछ अपना लाभ रख के 15 रुपया में बेच देगा। कुर्सी की लागत अगर 500 रुपये आ रही है तो इस पर मान लीजिए 100 रुपया उसने अपनी लागत वो रख लिया, लाभ रखा, तो 600 में बेच देगा। कहने का मतलब कि उसका जो लागत है वही बेसिक चीज़ है। जो लागत है, इनका मानना था कि उसी लागत के आधार पर ही वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। लेकिन 1870 ईस्वी के आसपास एक वालरा और जेवंस ये दो अर्थशास्त्री हुए। इन लोगों ने कहा कि नहीं, वस्तु के मूल्य का निर्धारण उत्पादन लागत से न होकर उपयोगिता के द्वारा होगा। ये बताया कि उत्पादन लागत के द्वारा होगा, ये कह रहे हैं कि उपयोगिता के द्वारा होगा। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा? इनका कहना था कि बहुत सारी चीज़ों की उत्पादन लागत हम पता ही नहीं कर सकते, तो उसका मूल्य कैसे निर्धारित करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि अगर सरसों है तो सरसों से हम तेल निकालते हैं और खली भी निकलती है, तो जो संयुक्त चीज़ें हैं उसका कैसे मूल्य निर्धारित करेंगे। अगर हम लोग अगर गन्ना के वाला देखेंगे, गन्ना जहाँ पेराई होती है वहाँ पे देखते हैं कि चीनी भी बनेगी, वहाँ पे जो सीरा निकलता है उससे जो है शराब बनती है, देसी शराब जो बनती है उसके सिरे शराब भी बन रही है। तो अब उसका कैसे मूल्य निर्धारित होगा, कितना शराब वाले में रखें, कितना उसमें रखें, कितना उसकी लागत आ रही है, कितना उसकी लागत आ रही है, तो उसको कठिन हो जाता है निकालना। उनका कहना था कि इस तरह से जो लागत की आप बात कर रहे हैं तो उसमें लागत निर्धारित ही नहीं हो पा रही, कितनी लागत होगी। अगर लागत की बात करें तो फिर ये कहते हैं कि इसी तरह से देखा जाए कि कोई वस्तु गिरी हुई हमको मिल जाए, कोई जो है कहीं पड़ी हुई वस्तु मिल जाए, गिरी हुई मिल जाए, तो उसकी तो कोई कास्ट नहीं, हमको फ्री में मिल गई, तो क्या उसका कोई मूल्य नहीं होगा? कोई न कोई उसका मूल्य तो होगा। कोई अगर आपको सोने का कोई मिल गया, 1 ग्राम सोना ही मिल गया गिरा हुआ, तो उसका क्या मूल्य नहीं होगा? 1 ग्राम सोना का दाम तो 50,000 है, तो मिलेगा ही ना। 10 ग्राम का 50,000 के आसपास इस समय है मान लीजिए, तो 50,000 तो आपको मिलेगा, आप उसको बेचेंगे तो फिर कैसे उसका मूल्य निर्धारित हो रहा है, जबकि तो हमको फ्री में मिला है, उसकी कोई कास्ट हम नहीं दिए हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने कहा कि जो ये उत्पादन लागत की बात कर रहे हैं उससे निर्धारित नहीं हो पा रहा है, उससे जो है चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों का मूल्य निर्धारित नहीं हो पाएगा। संयुक्त उत्पादन का बात किया, जिस तरह से कोई वस्तु पड़ी मिली इस तरह की बात किया, तो इन लोगों का कहना था कि नहीं, उपयोगिता क्या उसकी है। इनका ये भी कहना था कि अगर मान लीजिए आप जंगल में चले जाइए, 50 लाख का घर बना दीजिए, उस मकान को खरीदने वाला मिलेगा? जंगल में जाके आप घर बना दिए, वहाँ पे कोई बेसिक फैसिलिटी है नहीं, न वहाँ पे आदमी है, न वहाँ पे बिजली की है, न कुछ है, न सड़क है, वहाँ पे जंगली जानवर घूम रहे हैं, तो वहाँ पे कोई खरीदने के लिए जाएगा? तो 50 लाख की लागत तो आप लगा दिए, लागत के हिसाब से तो उसको ज़्यादा मिलना चाहिए 50 लाख से, लेकिन नहीं मिल पाएगा। तो इन सब चीज़ों को इन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन करने के बाद बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने ऑब्जेक्शन किया
कि अगर लागत की बात होगी तो इन सबका होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो फिर इन लोग बात करते हैं, जो बालरा और जेमस बात करते हैं, इनका कहना है कि उपयोगिता को मानना चाहिए। जो अगर जिस वस्तु की जितनी उपयोगिता होगी उसका उतना मूल्य होगा, उसकी उपयोगिता के आधार पर जो है मूल्य का निर्धारण होगा। उपयोगिता की बात हम लोग बार बार किए। उपयोगिता है क्या? उपयोगिता यही है जो हमारे किसी भी आवश्यकता को संतुष्ट करने की किसी वस्तु में जो क्षमता है वही उसकी उपयोगिता है। हमारी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता जो किसी वस्तु में होगी उस वस्तु की वही उपयोगिता होगी। इस पर हमने बैठते हैं हम लोग, इस पर बैठने की इसकी उपयोगिता है, इसलिए इसका मूल्य है। डस्टर है मिटाने का काम कर रहा है, इसलिए इसकी उपयोगिता है। डस्टर का हम लोग उपयोगिता इसकी है कि क्योंकि मिटाने का काम में आ रहा है तो इसकी उपयोगिता है। इसकी क्षमता है कि मिटा दे रहा है, इसकी क्षमता है कि इस पर हम बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी वस्तु हुई तो उसकी उपयोगिता इस तरह से निर्धारित होगी। तो उपयोगिता के आधार पर कहने का मतलब क्या हुआ? उपयोगिता का आधार बनाने का मतलब हुआ कि मांग, किसी वस्तु के मांग हुई ना, उपयोगिता का निर्धारण की बात होगी तो मांग की बात होगी। अगर हम लागत की बात करेंगे तो ये किससे संबंधित है? वस्तु के पूर्ति से संबंधित है। उत्पादन लागत किससे संबंधित है? वस्तु की पूर्ति से संबंधित है। तो इस तरह से पहला जो पक्ष था, जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, वो पूर्ति पक्ष पे एक तरह से देखा जाए तो पूर्ति पक्ष पे जोर देते हैं मूल्य के निर्धारण में। और जो उपयोगितावादी जो लोग हैं, जैसे बालरा, जेमस, से लोग जो है, ये लोग कहते हैं कि मांग प्रभावी होती है किसी वस्तु के मूल्य के निर्धारण में। दो विचारधाराएं निकल के आई। ये अर्थशास्त्र में दो तरह की विचारधाराएं निकल के आई। एक जो है उत्पादन लागत की बात करती है, अर्थात पूर्ति की बात करते हैं। पूर्ति जो मूल्य को निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है।